Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Domestic stocks witness modest gains amid mixed global cues. Sensex closes near 59,750. Nifty settles near 17,800 level. Rupee appreciates by 19 paise against the US dollar, and Brent crude prices rise to trade above $82.50 per barrel. मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू सूचकांक मामूली वृद्धि में रहे। सेंसेक्स 59,750 और निफ्टी 17,800 के करीब हुए बंद। रुपए में डॉलर के मुकाबले 19 पैसे की तेजी हुई दर्ज और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य बढ़कर $82.50 प्रति बैरल के ऊपर पहुंचा। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली तेजी दर्ज हुई। सेंसेक्स 59,750 और निफ्टी 17,800 के करीब बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.24% की वृद्धि से 143 अंक बढ़कर 59,745 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.38% की वृद्धि से 67 अंक बढ़कर 17,813 पर जा पहुंचा। विस्तृत बाजार की बात करें तो यहां तुलनात्मक रूप से तेजी अधिक थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.54% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.43% की वृद्धि दर्ज हुई। Sensex and Nifty today witnessed modest gains. Both stock indices added amid mixed global cues. Sensex closed near 59,750 points, while Nifty settled near 17,800 level. The BSE Sensex climbed 143 points, 0.24%, to trade at 59,745. The NSE Nifty also rose by 67 points, 0.38%, to trade at 17,813. In the broader market at the BSE, the mid-cap index climbed 0.54%, while the small-cap index added 0.43%. In the Sensex pack, shares of 16 companies climbed, while 14 slipped. Asian Paints was the top gainer as it climbed 1.8%, followed by TCS, which gained 1.3%. Nestle India and Ultratech Cement both added 1.2%. On the other side, Bajaj Financial Services tumbled 1.4%, Mahindra and Mahindra plunged 1.3%, and Larsen and Toubro slipped 1.1%. In sectoral indices, 13 out of 19 sectors logged gains. Basic materials was the top gainer as it rose 1.3%, followed by oil and gas, which gained by 1.1%. Capital goods fell 0.8% and telecom plunged 0.5%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,104 companies gained, while 1,305 fell. Shares of 84 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 19 पैसे मजबूत होकर 74 रुपए 31 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर था। 6 अन्य प्रमुख वैश्विक मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.14% की गिरावट से 96.18 पर था। पुनीत, कैसे देखते हैं आप इस सप्ताह को, जो नए वर्ष का पहला सप्ताह था? अगर हम पूरे सप्ताह पर नजर डालें तो क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं आपको बाजार के सेंटिमेंट के बारे में और आगे के आउटलुक के बारे में? जो ये पहला सप्ताह इस साल का था उसने एक शुरुआत भी नहीं करी, क्योंकि पिछले महीने हमने देखा था कि थोड़ा बाजारों में एक अंडरलाइंग वीकनेस थी, साथ ही बहुत बड़ी एफआईआई की सेलिंग चल रही थी बाजार के अंदर। तो हमने देखा कि थोड़ी सेंटिमेंट म्यूटेड था और जैसे ही ये साल शुरू हुआ, ये सप्ताह जो था वो बहुत बढ़िया रहा। इनफैक्ट पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा गेन इस सप्ताह हमने देखे, लेकिन 2-3 उसमें बड़ी बदलाव रहे इस सप्ताह में। पहला ये कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो अभी तक सेलर्स थे मार्केट में, इस सप्ताह वो बायर्स बन गए, नेट में उन्होंने बाइंग करी। तो मुझे लगता है कि एफआईआई की बाइंग और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बाइंग मिलाकर जो बाजार में हमने तेजी देखी उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा। दूसरा, हमने देखा कि जो अभी तक काफी तेजी से शेयर चल रहे थे, यानी आईटी, फार्मा, इस तरह के जो शेयर्स थे, उनमें थोड़ा नरमी रही ये सप्ताह और बैंकिंग
मेटल्स, ये शेयर्स, इस सेक्टर के जो शेयर्स थे उसमें हमने तेजी देखी। कुल मिलाकर हमें लगता है कि ये अभी तक जो सेंटिमेंट है बाजार का वो काफी पॉजिटिव है। मिड कैप, स्मॉल कैप्स पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा मजबूत है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि बाजार में एक मजबूती बनी हुई है। हालांकि आई एक्सपेक्ट कि लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी विल बी देयर, क्योंकि आने वाले समय में काफी बड़े इवेंट्स हैं, बजट आने वाला है। साथ में बाहर की हम देख रहे हैं कि वो लिक्विडिटी को टाइटन कर रही है यूएस फेड, उसका जरूर प्रेशर रहेगा बाजार पर। तो मुझे लगता है कि अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है मार्केट में, पर इन्वेस्टर कॉशियस रहना चाहिए। Puneet, you mentioned about banking outperforming the Sensex and Nifty index, the indices. Sensex and Nifty went up by 2.6% for the week, whereas BankX went up by 6.5% for the week. So what's driving the news here? There's also news yesterday about the center seeking a promoter cap, a relaxation for the IDBI bank sale. But apart from the privatization and asset sale, what else is driving the news for banking? So 2-3 things are important for banking sector outperformance. First, of course, is the fact that investors are now looking for new themes in the market. They have made a lot of money last year from growth stocks, therefore technology stocks, new age companies. So these sectors have done very well. But I think now investors want to play it a little bit safe. They want to be in defensive sectors and they are looking for value. Now, value is where you have lower PE multiples and there is no over ownership of stock. So I think banking has been underperforming last 1 year. So maybe that is one of the reasons why money is being rotated from high growth stocks to banking. That is one. Secondly, I think financial sector is likely to benefit from the fact that economic growth is going to be quite strong in India. We are looking at 9.2% growth for the current year and maybe similar growth next year. So definitely banking and industry will be beneficiaries. Well, Puneet, we have some latest updates from the Finance Ministry regarding public sector banks here. Union Minister of Finance Nirmala Sitharaman reviewed the performance of public sector banks with their chairman and managing directors via virtual mode in New Delhi today. During the review meeting, Mrs. Sitharaman assessed various steps taken by public sector banks in implementing pandemic-related measures as well as readiness to tackle possible future disruptions that may occur due to the ongoing variant of the COVID-19 pandemic. While appreciating the Emergency Credit Line Guarantee Scheme, ECLGS, Mrs. Sitharaman also conveyed to the bankers to continue supporting the agriculture sector, farmers, retail sector and MSMEs. She noted that the business outlook is progressively improving in spite of the headwinds from global development and Omicron spread. पुनीत जी, जैसा अभी मेरे को एंकर ने पढ़ा कि उन्होंने कहा है पब्लिक सेक्टर बैंक से कि आप अपना जो सपोर्ट है वो जारी रखें अभी वल्नरेबल जो सेक्टर है हमारे इकोनॉमी के उनके लिए। और अगर हम उनके रिजल्ट्स भी देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बेस्ट इन लास्ट 5 इयर्स उनका प्रॉफिट आया है। सो आपको लगता है कि जो बैंकिंग सेक्टर है, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इकोनॉमी की जो मोमेंटम है, जो रिबाउंड है, उसको सस्टेन कर सके, पूरा समर्थन दे सके? बिल्कुल सोनू, देखिए, अगर आप जो आंकड़े देखिए और स्टॉक मार्केट के फिगर्स की बारी भूल जाइए आप, अगर आंकड़े देखें तो आज भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स पूरी बैंकिंग जो प्रणाली है हमारे देश की उसकी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि 70% लोन्स एंड एडवांसेस और 70% से ज्यादा डिपॉजिट्स वो अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जनता रखना चाहती है। पर प्राइवेट सेक्टर बैंक की हालांकि शेयर मार्केट में पकड़ बहुत ज्यादा है, शेयर का भाव ऊपर है, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन इन बैंकिंग बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ही ज्यादा रोल अदा करना होगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और उनकी बैलेंस शीट्स भी पिछले 4 साल में बहुत बेहतर हो गई है। पहले उनकी कैपिटल एडिक्वेसी 10% से नीचे थी, अब ज्यादातर बैंक कैपिटल एडिक्वेसी में देखता हूँ 15-16% से ही ज्यादा है। तो मेरा पूरी उम्मीद है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो या जो नंबर्स हैं, फाइनेंशियल नंबर्स है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक से ज्यादा ग्रो करेंगे और वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मुझे नहीं लगता कि वो इतनी रोल प्ले कर सकते हैं भारत की जो रिक्वायरमेंट्स हैं फाइनेंशियल उनको मीट करने के लिए। आई थिंक द हेवी लिफ्टिंग हैज टू बी स्टिल डन बाय PSBs, public sector banks. We'll be heading for a short commercial break, so please stay tuned on Market Mantra.
बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। पुनीत जी, अगर हम वर्ष 2021 की बात करें तो भारत बेस्ट परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट था। इनफैक्ट वर्ल्ड में भी उसकी परफॉर्मेंस एकदम स्टेलर थी। 5% गिरावट आई MSCI इमर्जिंग मार्केट्स में और सेंसेक्स उसके मुकाबले 22% बढ़ा। इसके प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं और आपको लगता है कि ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगी इस वर्ष भी? सोनू, देखिए, भारत की जो इकोनॉमिक स्टोरी है वो बहुत अट्रैक्टिव है और मैं ये कहूंगा दूसरा बड़ा कारण है कि जो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं और जो डोमेस्टिक स्ट्रेंथ है वो बहुत है। हालांकि आपने देखा होगा कि FIIs ने काफी भारी सेलिंग भी करी भारत में भी और दूसरी मार्केट्स में भी, तो बाकी मार्केट्स में तो हमने गिरावट देखी, लेकिन भारत में जो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, वो काफी मजबूती से खड़े रहे, तो मार्केट में हमने गिरावट नहीं देखी। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा कारण रहा आउट परफॉर्मेंस का। दूसरा, अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ देखें तो हम पूरे एशिया में हमें लगता है कि भारत सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और आने वाले शायद 3 या 4 वर्षों तक भारत का ये स्थान बना रहेगा। इनफैक्ट हम अब चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 4 to 4.5% और इंडिया में हम इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9% प्लस। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 2 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस करके विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ये सब जो आंकड़े हैं ये आपको बता रहे हैं कि भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता ग्लोबल इन्वेस्टर्स के द्वारा। उन्हें भारत में इन्वेस्ट करना चाहिए, कर भी रहे हैं वो। और आई कैन गो इनटू मेनी अदर रीजंस, बट ब्रॉडली मैक्रो लेवल पर अगर आप बात करें तो भारत की जो फाइनेंशियल स्टेटस है वर्ल्ड इकोनॉमी में, मुझे लगता है ये वो रिफ्लेक्ट करती है। Puneet, you observed that the FIIs have been the net buyers in the month of January till date, till market close today. Is that because of expectations of the corporate earnings, which is going to be published very soon for the October to December period? There's also the upcoming macroeconomic indicator data for the IIP. Then you have inflation figures of CPI and the wholesale price index. Do you think that is being factored in when the buying interest is being seen by FIIs and of course DIIs before? See, Arjun, we did see a lot of profit booking by FIIs last year because they were making very hefty profits and they wanted to book those profits. However, I think long-term investors among the FIIs, they want to stay in India because they see India as the next powerhouse of manufacturing in the world. We have this benefit of China plus one policy where India is now emerging as one of the major manufacturing economies also. Earlier we were largely a service-driven economy and partly to some extent agriculture-driven economy, but manufacturing is becoming one of the major planks on which economic growth is coming. So I think that they're really betting on that. If you look at the earnings estimates growth, then I think we are very well placed. We are looking at the earnings estimate growth of about 20% plus for Indian companies, and we are substantially large companies. So that is another reason. Third and most important reason, I think, is the fact that Indian currency has remained very stable. If you look at the rupee, even in the face of huge selling by FIIs, the rupee weakened a little bit to 76 for a while, but now it has rebounded to about 74, 75. So I think stability of currency is one of the reasons that FIIs like to invest in such markets. पुनीत, हालांकि भारत में हम देख रहे हैं कि निरंतर रिफॉर्म्स का सिलसिला, खासकर कोविड का जो आपत्ति आई उसके बाद से हम देख रहे हैं सरकार के द्वारा, लेकिन फिर भी जो बजट है उसको फिस्कल पॉलिसी का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अब 1 महीने से कम समय बचा है बजट के डिक्लेरेशन में, क्या आपको लगता है एक्सपेक्टेशंस मार्केट की हैं? आपकी एज एन इकोनॉमिस्ट क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? सुनो, देखिए, जो गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो पीछे से पॉलिसी लेके आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो कंटिन्यूअस करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म एक स्टेबिलिटी पॉलिसी में बहुत जरूरत है।
हालांकि अब टैक्सेस में पहले बहुत फेरबदल हुआ करता था बजट में, वो कम होता है और ज्यादातर हम रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पर फोकस करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हम PLI की बात करते हैं या हम दूसरे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, मुझे लगता है वो कंटिन्यू करने चाहिए और उसी से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जब रहेगी पॉलिसीज में तो इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी स्ट्रॉन्ग। Puneet, what do you expect? How will the market perform next week? We have witnessed a partial lockdown in Delhi this week for 3 days. Do you see that continuing till the 31st of January? And how do you see the markets reacting to it? It reacted very well this week. How do you see it for the upcoming weeks if the results are announced that, for instance, Delhi would be partially locked down? So, Arjun, clearly numbers of COVID are rising very rapidly, and I think they will continue to rise for some time, maybe a couple of weeks more. And only before that, the numbers will continue to probably rise quite rapidly. However, markets have shown that they're not concerned by these numbers because they see this as a transition in the longer prospects of the economy. So markets have not been affected by COVID numbers, and I expect markets to continue to do well even in the face of rising COVID numbers. So आपको लगता है कि जो पिछले साल 2020 में जो शॉक मिला था वैसा अब उसकी कोई आशंका नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि उस प्रकार के शॉक, और सरकार का आप देखें तो वो कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन नहीं करना चाहते। इवन बॉम्बे, जहां पर काफी ज्यादा नंबर आ रहे हैं, दिल्ली में बहुत नंबर आ रहे हैं, वहां पर गवर्नमेंट्स ने कहा है कि वो लॉकडाउन नहीं करेंगे, सिर्फ कर्व्स को स्ट्रिक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि उस प्रकार का इकोनॉमिक शॉक, जो कंप्लीट लॉकडाउन की, अभी तो कोई ऐसा संभावना नहीं लगती। और अगर हम सेंट्रल बैंक्स को देखें तो यूएस फेड ने बहुत क्लियर एक इंडिकेशन दिया है कि वो अपनी जो टाइटनिंग है वो शुरू कर देंगे, जिसके कारण हमने कल खासी गिरावट भी देखी थी विश्व भर के बाजारों में। दूसरी तरफ जो चाइनीज सेंट्रल बैंक है उसकी पॉलिसी नरमी की तरफ है। क्या लगता है आपको ओमिक्रॉन की पूरी सिचुएशन को देखते हुए, कोविड की सिचुएशन को देखते हुए आरबीआई से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, अभी जैसे आपने कहा कि ज्यादातर जो सेंट्रल बैंक दुनिया में वो टाइटनिंग की तरफ चल रहे हैं। यूएस फेड की बात करें, हम यूके में देखें, हम ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी देखें, तो वहां पर अभी लिक्विडिटी को टाइटनिंग किया जा रहा है। चाइना ऑफ कोर्स इज एन एक्सेप्शन। चाइना ने इजियर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करी है क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ काफी सफर कर रही है और वहां पर गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है। मुझसे अगर आप पूछे तो भारत में जो स्थिति है, क्योंकि इकोनॉमिक नंबर्स जो आज जीडीपी ग्रोथ के एस्टिमेट्स आए हैं वो 9.2% एस्टिमेट आया है अगेंस्ट 9.5 जो आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया था। तो मुझे लगता है कि आरबीआई अभी ग्रोथ के सस्टेन करने के लिए, ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई बहुत ज्यादा टाइटनिंग नहीं करेगा। शायद 1 या 2 इंटरेस्ट रेट हाइक या थोड़ी लिक्विडिटी टाइटनिंग हो सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई बड़े कदम उठाएगा आरबीआई लिक्विडिटी को कम करने के लिए, क्योंकि वो ग्रोथ को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और ओवरऑल आपकी एडवाइस क्या होगी इन्वेस्टर्स के लिए? अभी की जो सिचुएशन है जिसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी भी है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं इनहेरेंट स्ट्रेंथ भी है इकोनॉमी में, मैक्रो नंबर्स बहुत स्ट्रांग हैं, सो क्या ब्रॉडली क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की? सोनू, आपने अच्छा सवाल पूछा। बहुत मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि जब बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं उस समय प्रॉफिट बुक करना या पैसा निकालना बाजार से वो बहुत मुश्किल होता है। लालच होता है कि थोड़ा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि काफी प्रॉफिट आ रहे हैं इन्वेस्टर्स को, तो इस समय थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना शायद समझदारी की बात होगी, क्योंकि मार्केट्स वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। तो मैं ये कहूंगा कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन ये देखते हुए कि भारत का जो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, तो आप बाजार से बिल्कुल बाहर भी मत हो जाइए। मे बी 25-30% जो आपका पोर्टफोलियो है जिसमें प्रॉफिट्स है वो आप बुक कर सकते हैं, लिक्विडिटी रख सकते हैं, और कभी यदि मौका मिलता है तो उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि पार्शियल प्रॉफिट शुड बी बुक्ड एट प्रेजेंट। इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे, कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए, जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का, फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। अधिकांश एशियाई शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख था। इससे पहले 2 दिन लगातार गिरावट इन अनुमानों के बढ़ने पर आई थी कि आज जारी होने वाले अमेरिका के रोजगार से जुड़े आंकड़े आने के बाद अमेरिका में ब्याज दरों में वृद्धि की गति बढ़ सकती है। हांगकांग के हैंगसेंग में 1.8% की बढ़त दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.2% की वृद्धि पर था और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.7% की बढ़त थी। जापान के निक्केई सूचकांक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.2% की गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। लंदन का फुटसी और फ्रांस का कैक दोनों अपने पूर्व स्तर के करीब ही थे। जर्मनी के डैक्स में 0.2% की मामूली गिरावट थी। चीन में क्या स्थिति है, इस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे। वहां टेक कंपनीज पर क्रैकडाउन हुआ 2021 में। रियल एस्टेट कंपनी में फाइनेंशियल क्राइसिस की खबरें आई जो अभी तक भी काफी गर्म है और म्यूटेड ग्रोथ जैसे आपने अभी मेंशन किया था। क्या आपकी व्यू है जिसको इंजन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी कहा जाता है, वहां की स्थिति के बारे में? इससे क्या फर्क पड़ेगा कमोडिटी प्राइसेस पे, सप्लाई चेन्स पे और ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट पे? सुन देखिए, 2021 का वर्ष चाइना के अर्थव्यवस्था के लिए मेरे ख्याल से वो इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि इस साल में चाइना की जो डायरेक्शन थी या डोमिनेंस थी वर्ल्ड इकोनॉमी की, वो बदली है। पहले चाइना के यदि वहां पर कहते थे छींक आ जाती थी तो पूरे वर्ष की अर्थव्यवस्था को जुकाम हो जाता था। अब वो स्थिति नहीं रही। हालांकि पिछले साल हमने चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ को कम होते देखा। वहां पर जो पहले 7-8% आ रही थी वो 4% के आसपास आ रही है। उसके बावजूद वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। तो मुझे लगता है कि वो चाइना का डोमिनेंस जो था मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में या कमोडिटीज में, वो कुछ हद तक कम हुआ है और आने वाले समय में और कम होगा। जहां तक चाइना की इंटरनल पॉलिटिक्स का सवाल है, जो आप रेगुलेटरी क्रैकडाउन की बात कर रही हैं IT कंपनीज के ऊपर, या उनकी जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनको बहुत बड़ी एक वहां पर विपदा है, उनके ऊपर डिफॉल्ट कर रहे हैं वो रियल एस्टेट कंपनी। मुझे लगता है ये चैलेंजेस चाइना के सामने रहेंगे और इससे उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन देखिए, चाइना बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, 12 से 13 ट्रिलियन डॉलर्स की अर्थव्यवस्था है। और मैं ये नहीं कहता कि वहां पर कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाएगा या वहां पर कोई बहुत बड़ा फॉल आएगा, पर डेफिनेटली आई थिंक चाइना विल स्लो डाउन लिटिल बिट और बाकी जो विश्व की जो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज हैं वो आगे बढ़ेंगी। Let's have a look at the U.S. markets. The 3 major U.S. stock indices logged modest losses. The S&P 500 and the Nasdaq Composite Index ended a volatile session close to unchanged yesterday, a day after the market sold off on a hawkish stance in Federal Reserve minutes. The Dow Jones Industrial Average fell 0.5%, while the S&P 500 and the Nasdaq Composite Index both slipped 0.1%. Puneet, now the Federal Reserve's response is being seen as hawkish stance versus the accommodative stance earlier. What's the difference? What's the discount rate right now? Do you expect the interest rates to go up by how much? And what is the U.S. jobs data like, which will really improve sentiment as far as the stock market is concerned? So first thing about this hawkish versus accommodative stance, earlier US Fed was saying that they will continue to provide liquidity to the economy irrespective of the situation on the inflation front. So they said that, look, we have to fight economic crisis and therefore we will pump in money irrespective of what kind of inflation is there. Now they are saying that, look, we bother about inflation, we care about it, and we will bring down liquidity, we'll reduce money supply to bring down inflation. So clearly they have changed the direction of their policy by 180 degrees. They are saying now that they will reduce money supply, and in fact the estimates are that they will raise interest rates in the current year by 3 to 4 times. In fact, earlier estimates were 3 times, but latest estimates are that they might raise it by 4 times. So clearly, the money is going to become more expensive in USA. It is going to become more scarce, and therefore, we've seen this kind of a sell-off in the US markets. And of course, there will be less money going around in the global markets. However, I think the US economy is doing fairly okay. They've been growing very well. The employment numbers are very strong. And even today, the numbers which have come out to be are quite reasonable. So I don't see US economy tanking because of higher interest rates. It is what we call policy normalization.
we think that interest rates should be higher to support savers. Otherwise, high inflation and low interest rates will lead to negative interest rates, which is bad for savers. बट पुनीत, जो अभी कोविड इतनी तेजी से वहां फैल रहा है, हो सकता है कि शायद जो नॉर्मलाइजेशन है उसकी जो पेस है उस पर शायद रीथिंक हो यूएस फेड द्वारा? ऐसा लगता नहीं है कि जो लेटेस्ट बातचीत आ रही है यूएसए से, वो ऐसा लग नहीं रहा है कि इनको लगता है कि इनको रीथिंक करना पड़ेगा. दे थिंक दिस वेव विल बी ओवर इन नेक्स्ट मे बी 1 or 2 months एंड फिर इकोनॉमी जो है वो नॉर्मल पेस पे ग्रो करेगी. तो अभी तो फिलहाल यूएस फेड अपनी पॉलिसी को चेंज करने के लिए कोई ऐसा विचार नहीं कर रहा है. Let's have a look at the oil market now. Oil prices today edged up, heading for the biggest weekly gain since mid-December, fueled by supply worries amid escalating unrest in Kazakhstan and outages in Libya. Brent crude was trading around $82.70 per barrel, while WTI crude prices were at $80 per barrel when reports last came in. Puneet, what is this Goldman Sachs report about the commodity super cycle could last a decade? What does it mean for prices? Because we are seeing both WTI and Brent crude going up, natural gas and heating oil also going up simultaneously. So then there are two things. One is, of course, the immediate crisis in Kazakhstan, which leads to shortages of oil and gas supply to Europe. And when Europe gets less gas, they usually consume more crude oil, and therefore crude oil prices also go up. So that is what is playing out right now. The other point about Goldman Sachs estimates that there is a commodity super cycle, and that might go on for a decade or so. It's quite possible because of environmental concerns. We have seen production go down in some commodity centers, and therefore there could be some shortages in the short term. However, my own estimate is that yes, we are going to see higher commodity prices at least for the next couple of years because of supply chain related issues, but that should normalize in a cyclical manner. चलते हैं कीमती धातुओं की ओर. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध वाला सोना 15 रुपए की बढ़त से 47,465 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. मार्च अनुबंध वाली चांदी 30 रुपए की बढ़त से 60,460 रुपए प्रति किलो पर थी. न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना हल्की बढ़त दर्ज करता हुआ $1,792 10 सेंट प्रति आउंस पर था और चांदी भी महंगी होकर $22 20 सेंट प्रति आउंस पर थी. आपकी टिप्पणी नहीं ले पाएंगे क्योंकि समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है. पुनीत जी, कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, Puneet. And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks witness a modest gains amid mixed global cues. Sensex closes near 59,750. Nifty settles near 17,800 level. Rupee appreciates by 19 paise against the US dollar. And Brent crude prices rise to trade above $82.50 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.